सर ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है, कैलकुलेशन है। अगर मान लो कि ये कैलकुलेशन को मैं जान जाता हूँ तो मैं ज्योतिषी बन जाऊंगा। 2 जमा 2 करना 4 आ गया तो आप कोई मैथमेटिशियन नहीं बन गए। बट वो सेम चीज तो एआई को किसने बताया? वो तो कैलकुलेशन है ना सर, वो तो किसने बताया? किसने डाला? अगर ब्लड लॉस होना है, लिखा है, तो वो होके रहेगा। कुछ देर बाद उनको फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में थे। अब घबरा गई तो उन्होंने अपना एक्टिवा उठाया और फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागी। मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर गई होंगी, उनके एक्टिवा का भी एक्सीडेंट। मतलब जैसे और कुछ लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर है, आपको उनकी किस हरकत पर ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ये चीज़ बहुत गलत करते हैं? देखो, कैसे हो संजीव सर? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बड़े टाइम बाद हमारा फाइनली ये चीज़ शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करें फिर आज का पॉडकास्ट स्टार्ट? ज़रूर। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। मैं ओम का जाप करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। अरे एनी टाइम। ओम श्री गणेशाय नमः। सर वातावरण पूरा पॉजिटिव कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। मैंने कई लोगों को सुना ओम का उच्चारण करते हुए, लेकिन जिस तरीके से आपने उच्चारण किया कुछ डीप था ये। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी डिप्रेसिव स्टेट में हो, आप उससे बाहर आ जाएंगे विद इन 1 मंथ। क्योंकि जब आप ओम करते हैं तो आपका ध्यान हमिंग करते वक्त आपकी सांस की तरफ होता है कि जो आपकी सांस है वो रुकनी नहीं चाहिए या टूटनी नहीं चाहिए। तो आप एक्चुअली शून्य हो जाते हैं, टोटल ज़ीरो। तो जब आप ओम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, सांस ली, सांस छोड़ दी, सांस ली, सांस छोड़ दी, 3 बार ऐसे करेंगे तो आप एक बार सेटल हो जाते हैं ओम के लिए। उसके बाद फिर जब आपने सांस ली, अब आप जब हमिंग कर रहे हैं ओम की, तो आपका ध्यान कहीं नहीं है। आप नहीं जा रहे कि आपके धंधे में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके दोस्त यार क्या कर रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ ओम की तरफ, कंप्लीटली इसी तरफ है। जब आप पूरी तरह से एक तरफ हो जाते हैं, यही तो ईश्वर कहते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है ज्योति जमा ईश, उस ईश्वर की ज्योति। तो वो ज्योति क्या है? वो यही है कि आप कोई चीज़ है जो कभी आपको दिख रही है, कभी नहीं भी दिख रही है। ठीक है, तो हमने जैसे बात करी एस्ट्रोलॉजी की, सर ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है, कैलकुलेशन है कि क्या? मतलब ये आपका एक मिथ है जिसको लोग आज की डेट में पचा नहीं पा रहे हैं काफ़ी से लोग। ज्योतिष बेसिकली गणना है, विज्ञान है, कैलकुलेशन है कि आपके जीवन में कब कब क्या क्या घटना है। इट्स सिंपली कैलकुलेशन है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये कैलकुलेशन को मैं जान जाता हूँ तो मैं ज्योतिषी बन जाऊंगा। देखो, इस कैलकुलेशन को जानने का, आपको अगर 2 जमा 2 करना 4 आ गया तो आप कोई मैथमेटिशियन नहीं बन गए। आपको मैथमेटिशियन बनने के लिए जितने भी गणित के सूत्र हैं सारे अच्छे से आने चाहिए। अगर आ गए तो आप बन गए। तो अगर मान लो कि इसी सूत्रों को हम एआई के अंदर डाल देते हैं और एआई एक वो पूरा एल्गोरिदम पकड़ लेता है, ठीक है जी, तो फिर जो ये घर घर में और कहीं कहीं जगह पे लोग बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं जैसे भी है, तो उनका यूज ही खत्म हो जाएगा फिर तो उस हिसाब से। ऐसा नहीं है, बिकॉज जो मुझे ऐसा लगता है कि एक अनुभव भी चीज़ है। पर सर मुझे ये बताइए कि आप एआई से बेटर कैसे हो सकते हो कि एक मतलब एक आपने वो चीज़ बता दी मुझे, बट वो सेम चीज़ तो एआई को किसने बताया? वो तो कैलकुलेशन है ना सर, वो तो डाल दिया बताया हमने। किसने डाला? ऑब्वियसली हमने बताया, हमने एज ए ह्यूमन बीइंग हमने बताया। जब हमने भी उसको बताया
हमने कितना बताया उसी के बेस पे वो करेगा। हाँ, मतलब ये है कि आप सवाल जैसे वही हमने कितना बताया वो आगे से पूछेगा कम थोड़ा सा। एआई ने आपको कुछ गणना के बेस पे बता दिया ये आपके साथ हो सकता है, इसके लिए ये उपाय है, बात खत्म। ठीक है, अब एआई ने आपको बताए 2 उपाय, आप मेरे पास आओगे मैं आपको बताऊंगा 6 उपाय, क्योंकि मुझे पता है ये 2 उपाय शायद आप ना कर पाए। एआई को नहीं पता कि आप इस वक्त किस कंडीशन में हैं, exactly, आपकी फिजिकल पोजीशन क्या है, आपका मेंटल स्टेट क्या है। ठीक है, वो मेंटल स्टेट मैं आपके साथ बैठ के आपके साथ बातचीत करके पता कर पाऊंगा, जो कि एआई नहीं कर पाएगा। एआई क्या है? एआई मशीन है। आपने उसको उठा के ये बोल दिया कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दो। अगर मैं कहता हूँ, हम कहते हैं, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारी कुंडली में बुध 12वें स्थान पर बैठा है। अब उसके बुध ग्रह के 12वें स्थान पर बैठने का जो भी उसके रिपरकशंस हैं, उसके जो जो कारण बनेंगे वो सब एआई ने बता दिया। हमने क्या देखना है, जब हम देख रहे हैं कि बुध कौन कौन से घरों का मालिक है, बुध किस ग्रह के साथ बैठा है और किस स्थिति में है, कितनी डिग्री पे है, और बुध के साथ कौन कौन से रिलेशन जुड़े हैं। बुध के साथ जैसे मासी, बेटी, बुआ, बहन, ये सब रिलेशन जुड़े हैं। क्या एआई बताएगा कि आपकी बुआ जो है उनकी ये प्रॉब्लम है? क्या एआई बता देगा कि आप 3 बुआ हैं या 3 बेटी हैं? ये सब चीज़ें आपके उन कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा जो आप देखोगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कौन कौन से और प्लैनेट बैठे हैं या कौन कौन सा प्रभाव डाल रहे हैं, किस किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। तो उसके बेस पे सब कुछ होगा। ठीक है, अब आपने बताया कि ये कैलकुलेशन है जो आपके जन्म स्थान, टाइम और डेट ऑफ बर्थ और जो ईयर होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन बनती है। तो अगर मान लो किसी के पास है ही नहीं है, उसका टाइम क्या है या उसको ये नहीं पता कौन सा बर्थ प्लेस था, कोई ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो है कि इतना भी हो जाए तो भी कुंडली आप बना दोगे उसकी? देखो, कुंडली की अगर हम बात करें तो बहुत तरह की कुंडली बनती है। एक तो हम बोलते हैं जन्म कुंडली, जो बेसिकली बनेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके पास आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके पास सिर्फ तारीख है मान लीजिए, उस केस में हम टाइम करेक्शन करते हैं। आपकी बेसिक पहले आपको देखेंगे, जैसे हम ये देखेंगे कि आप देखने में कैसे हैं, आपका कद कैसा है, उसके बेस पे एक हमें आइडिया रहेगा कि आपका ये टाइम हो सकता है। अच्छा। तारीख पता होनी जरूरी है इस केस में। हम उस हिसाब से देखेंगे आपका क्या क्या किस किस हिसाब से, उसके बाद हम कुंडली बनाएंगे। हर 2 घंटे के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद प्लैनेट चेंज होता है। ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटे अलग अलग जिस तरह से भी होता है, कुंडली चेंज होती है। बेसिकली कुंडलियों में घर बदल जाते हैं। तो उसके बेस पे हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रेडिक्शंस होंगी, हमारे कुछ प्रश्न होंगे आपसे कि आपके घर में ये ऐसा हुआ, आपके फादर साहब क्या सरकारी नौकरी में थे, है ना, क्या आपके पैदा होते ही आपके मदर की डेथ हो गई, है ना। ये सब चीज़ें कुंडली से पता लगती हैं। अगर उनमें से अगर 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन गलत होंगे, इसमें टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है। कई बार हमें 6-6 घंटे लग जाते हैं, 7-7 घंटे लग जाते हैं, तब जाके हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ अब ये आपकी डेट और एक टाइम है। फिर जब फाइनल हो जाता है डेट टाइम, उसके बाद हम आपकी सटीक प्रेडिक्शन शुरू करते हैं, जिसमें हम अब आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जैसे अब लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हम पंडितों के पास इसलिए नहीं जाते या ज्योतिषों के पास इसलिए नहीं जाते, वो वहम में डाल देते हैं जी कि भाई तेरा तो 2 महीने में एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो कहते हैं कि हमें भाई वो मौत मंजूर है जो बिना बताए आ जाए। बिल्कुल, हम क्यों जाने कि 2 महीने में हमारी एक्सीडेंट होने वाला है या वटेवर कुछ भी होने वाला है। तो उसमें आप कहाँ पर फिट बैठते हैं कि ये एक लोगों को मतलब डराने की चीज़ है कि इसका एक सॉल्यूशन है बेसिकली? देखिए, ये तो धारणाएं हैं सबकी अपनी अपनी। मैं ये मानूंगा कि हाँ, बहुत लोग डर की राजनीति करते हैं, जैसे वैसे ही डर की ज्योतिष भी करते हैं जी। वो क्यों बोलेंगे आप ऐसा कर लो, अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप फलाना रतन डाल लो या आप ये 3 लाख रुपए की पूजा कर लो। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। मेरा मानना ये है कि आपका एक्सीडेंट ही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम
कुंडली में जो योग देख पा रहे हैं उसमें ऐसा पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्लड लॉस हो सकता है। अगर ब्लड लॉस होना है, लिखा है, तो वो होके रहेगा, क्योंकि ज्योतिषी कोई भी है वो सिर्फ एक गाइड है, गॉड नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस। कोई भी ज्योतिषी गॉड नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं जी सब कुछ ही बता दूंगा आपको, वो अपने बारे में भी नहीं कुछ इतना बता पाएगा, दूसरों के बारे में तो हम क्या ही बोलें। तो मेरा मानना ये है, मेरी अपनी परसेप्शंस हैं, मैं तो फिर कहूँगा मेरा अल्प ज्ञान है, जिसके बेस पे मैं ये कहूँगा कि आपको अगर हमने ये बोला कि आपका इस टाइम ब्लड लॉस का योग है, तो हम कहेंगे आप ऐसा कीजिए, अभी 6 महीने या 1 साल का टाइम है, इस 1 साल में आप 3 बार 4 बार जितनी बार परमिसिबल है उतनी बार ब्लड डोनेट कर दीजिए। अब आपका ब्लड डोनेट हो गया तो ब्लड लॉस तो होना शुरू हो गया ना आपका, वो भी आपकी कुंडली में है कि ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो भी। और उसके लिए भी हम आपको बताएंगे किस दिन करना है, ऐसा नहीं कि किसी भी दिन आप कर रहे हैं, नहीं कर सकते। हाँ, तो वो एक तरीका है कि हम बताएंगे कब करना है। अगर आप अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी से तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, वो तो उसकी मर्जी से होता है। हम तो कह रहे हैं ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, तो वो उसकी मर्जी से ही हो रहा है। आपने कब क्या सोचा ये आपको नहीं पता, वो ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है। कहते हैं भगवान जो कृष्ण है उन्होंने कहा, गीता में कहते हैं कि तू जो करता है वो होता नहीं, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू भी वही चाह जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है और मैं चाहते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसका सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से चल रहा है तो हम कौन होते हैं बीच में कुछ करने वाले। हाँ, ये जरूर है कि हम उस चीज को, किसी ज्योतिषी के पास जाने का सिर्फ एक मकसद ये रहता है कि आपके पास जो होने वाला, आप ज्योतिषी के पास भी कब जाते हैं? जब आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आप अपने ही कर्मों का लेखा खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो संजीव सर, जैसे आप प्रिडिक्शंस करते हैं, नो डाउट आप प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर हैं, कभी कोई ऐसा मेरे को इंसिडेंट बताओ कि जब आपने प्रिडिक्शन की हो और उसने नहीं मानी और उसका कुछ ना कुछ लॉस हुआ हो? देखो, ऐसा तो बहुत बार होता है। कुछ लोग कई बार ना ज्योतिषियों के पास सिर्फ टेस्ट करने जाते हैं, है ना, कि डॉक्टर के पास जाएंगे सिर्फ देखने के लिए इसको कुछ नॉलेज है भी कि नहीं है। कुछ क्रिटिक्स जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। मुझे पता है, मेरा ही एक दोस्त रहा है, उसको मैंने कहा कि लगभग 7-8 महीने के बाद तेरी कुंडली में ब्लड लॉस का योग बन रहा है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि भैया हमारी कुंडली भी देख लो आप साथ साथ, आपने तो डरा दिया हमें। तो मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है इसमें, देखो जो ईश्वर ने लिखा है वो होके रहना है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि इतना भयंकर होगा कि जान चली जाए या कुछ होगा, लेकिन हाँ मृत्यु तुल्य कष्ट आने की संभावना बन रही है। तो मैंने देखा जब उनकी धर्मपत्नी की कुंडली में भी वही योग बन रहा था। और तो और फिर मेरी भी क्यूरोसिटी हुई, मैंने कहा एक बार अपने बेटे की कुंडली दिखाओ। तो कोइंसिडेंस है कि उसके बेटे की कुंडली में भी अप्रॉक्सीमेटली उन्हीं 3-4 महीने में वैसा ही कुछ योग बन रहा था, जिसमें ब्लड लॉस होने के योग नज़र आ रहे थे। तो मैंने उनको रेमेडीज़ दी कि आप ये करना, और अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन ब्लड लॉस उस लेवल पे नहीं होगा कि आपका कष्ट मृत्यु तुल्य हो जाए। तो अब हमारे जो मित्र हैं वो तो ज़्यादा मानते नहीं चीज़ों को, तो उन्होंने कहा दोस्त की बात, दोस्त कहता है ना यार, क्या यार तू तो बस डराने के लिए, अपने घर में थोड़ा ऐसे होता है यार तू डरा रहा है। लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं भैया आपने कहा है तो, और रेमेडीज़ तो बनती हैं, तो मैं सब कुछ करूँगी, जो आप बोलोगे वही करूँगी, और इनके लिए भी मैं कहोगे तो इनके लिए कोई व्रत रखना है तो वो भी मैं रख लूँगी। पर उसने ये कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कोई व्रत, तू रखती है ना करवा चौथ वही बहुत है, वही मुझे बचा लेगा। तो मजाक में उसने बात की और बात हो गई। पर उसकी पत्नी ने, उसकी मतलब भाभी ने अच्छे से व्रत तो मैं नहीं कहूँगा, इनफैक्ट अच्छे से जो भी रेमेडीज़ बोली वो सब की और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की। बट उस बंदे ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक बार उसने ये ज़रूर कहा उसकी वाइफ ने कि भैया ने कहा है कि ब्लड डोनेट करना है इस पर्टिकुलर डे पे, तो आप भी कर दो, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर दो, मेरे कहने से कर दो, उनके कहने से नहीं करना। तो करवा दिया, लेकिन बच्चे का तो ब्लड डोनेट भी नहीं हो सकता। तो बच्चे के केस में मैंने उनको ये बोला था कि अब क्योंकि बच्चे का ब्लड डोनेट नहीं हो सकता, आप बच्चे को हर महीने
पिक करवा के, जैसे आप लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवा लो, आप ये बोलो कि जी हमने बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करना है, राइट। तो ब्लड तो निकल गया ना इन एनी केस, थोड़ा सा जैसे भी उन्होंने निकलवा लिया। और उसके अलावा ये भी कहा कि बच्चे के उंगली पे अपने थोड़ा सा पिक करके उसका जो खून है उसको आप सड़क पे फेंक दो। ठीक है। ठीक है जी। हमारा मकसद ये था कि अगर कुछ ऐसा ब्लड लॉस है जिसमें कोई सड़क दुर्घटना का योग बनता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। कट तो सकता नहीं, क्योंकि गाइड और गॉड में यही फर्क है। तो उस वक्त उसने इतना ध्यान नहीं दिया, बट भाभी ने ध्यान दिया। लगभग 7, 8, 10 महीने के बाद एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि वो जाना तीनों ने इकट्ठे था, लेकिन भाभी ने कहा कि मुझे तो काम है, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं ऑफिस के, तो आप चले जाओ, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। दोनों बाप बेटे चले गए, तैयार हुए चले गए। कुछ देर बाद उनको फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में थे। मतलब लगभग शायद आप ये देखो 7-8 बजे के करीब गए होंगे, रात को 11, साढ़े 11 बजे तक। फ़ोन जब भाभी ने मिलाया तो दोस्त का फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो समझ नहीं आया फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तब पता चला कि वो किसी ने फ़ोन उठाया और ये बोला कि ये तो हॉस्पिटल में है, तो आप यहाँ आ जाओ। और उनके सर में चोट लगी है, उनका सर फट गया है और उनके सर में चोट लगी है, और बेटा है उसको भी चोट लगी है, उसका भी ब्लीडिंग उसको भी काफ़ी हो गई है। तो जो बेटा है वो आईसीयू में था और जो हस्बैंड थे वो आईसीसीयू में थे। एनीवे तो वो क्योंकि अब घबरा गई तो उन्होंने अपना एक्टिवा उठाया और फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागी। मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर गई होंगी, उनके एक्टिवा का भी एक्सीडेंट हो गया। उनको भी चोट लगी, लेकिन खरोंचें आई, बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई। ब्लड लॉस उनका भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। उनका गिट्टा, जो पैर का गिट्टा, उस पर चोट लगी ज़्यादा, खून भी आया, बट उसको उस वक्त उनके दिमाग में एक ही था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में, और कुछ नहीं था। उस वक्त उन्होंने फ्रेंड्स को सबको फ़ोन किया, सब लोग वहाँ पहुँचे। उनको, भाभी को भी कोई ना कोई आके लेके चला गया, सब वहाँ पहुँचे। तो सिर्फ एक चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे आके, क्योंकि मैं जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने सारी रेमेडीज़ की थी, लेकिन मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, पर मैंने यही कहा कि आपका एक्सीडेंट और भाई के एक्सीडेंट में कितना फ़र्क है। उनका सर फट गया, 3 महीने तक वो इस पोजीशन में थे कि ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि याददाश्त चली जाए या प्रॉब्लम हो जाए या वो कोमा में चले जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता था। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, जो उन्होंने 2 बार 3 बार जो भी रेमेडीज़ की थी और जो उनके भाग्य में था, क्योंकि मैंने यही कहा था मृत्यु तुल्य कष्ट, नॉट मृत्यु, तो एक मृत्यु तुल्य कष्ट ही था। वो 3 महीने वहाँ रहे, उसके बाद घर आए, रेस्ट किया, ठीक हो गए, सब ठीक रहा ईश्वर की कृपा से। अब तो सही है तो सभी हाँ, अब सब ठीक है। बच्चा बड़ा हो गया, वो 10th क्लास में है, उससे तो 6th-7th क्लास में रहा होगा, 3-4 साल पुरानी बात है। तो चीज़ें इस तरह से होती हैं। आपके देखो, ये भी मैं मानता हूँ कि भी अगर आपके भाग्य में बचना नहीं लिखा तो आप नहीं बचोगे, और अगर बचना लिखा है तो कोई ना कोई वैसे ही आपको बचा के ले जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, मेरा एक बहुत ही परम मित्र है, उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की बहन यानी उसकी साली, वो लोग एक्टिवा पे ही जा रहे थे, स्कूटर पे, ये पटियाला की बात है। वहाँ पे एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और बेटा और बेटी दोनों उनके साथ ही थे। एक तरफ बेटा गिरा, एक तरफ बेटी गिरी, और ट्रक उन दोनों के ऊपर से निकल गया। दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो ज़्यादा इन चीज़ों में मानते नहीं थे ना, उस वक्त हमने कोई ऐसी प्रेडिक्शन की नहीं थी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ बोला था। तो ये भाग्य की बात होती है। उन दोनों बच्चों की आप देखो, किस्मत में जीना लिखा था, चोटें लगी, बहुत मामूली सी खरोंचें आई, और पर उन दोनों बहनों की ज़िंदगी नहीं लिखी थी, उनका बचना भी शायद नहीं लिखा था, इसीलिए किसी से कोई गाइडेंस नहीं मिली उनको, और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ। ईश्वर ने करना है अपने हिसाब से कर देना, और अगर आपके भाग्य में बचना लिखा है तो कोई ना कोई बहाना बनेगा, ईश्वर हाथ दे के आपको बचा लेगा, और अगर भाग्य में नहीं है तो आप नहीं बच सकते। कभी कोई प्रेडिक्शन गलत भी हुई है आपकी? प्रेडिक्शंस गलत भी होती हैं, क्योंकि फिर वही बात, गाइड एंड गॉड फर्क है। अब गलत होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आपसे बोला गया कि आप अपनी डेट और टाइम ऑफ बर्थ बताओ।
आपने कहा जी टाइम 3 बजे, और पूरे 3 बजे कि 3 बजे से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जो हमारी कुंडली में घर हैं, 12 घर होते हैं, उनमें प्लैनेट्स की पोजीशन ही चेंज हो जाती है, और वो पोजीशन किसी भी मिनट में चेंज हो सकती है। ये डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का एक प्लैनेट की पोजीशन रहती है। अगर आपको खुद को नहीं पता और आपने एक तुक्के से बोल दिया कि शायद ये है, शायद ये है, तो उसके बेस पे हमने प्रेडिक्शन कर दी। ये इस बात पे भरोसा करके कि आपने जो टाइम बताया वो एग्जैक्ट, हम कई बार पूछते हैं एग्जैक्ट यही टाइम है। हाँ, क्योंकि हम कुंडली देखते हैं तो पहले ही देखते हैं कि हुलिया देख के कि भाई इस हिसाब से आपका कुंडली मैच नहीं कर रही, आर यू श्योर कि आपका यही टाइम है? वो कहते हैं हाँ यही टाइम है, यही टाइम है, पक्का है जी, फोन कर, मैंने जी फोन करके भी पूछ लिया, हमें पता, हमें नहीं पता, हमारी कुंडली हमें नहीं पता। तो हम फिर देखो बहस करने का कोई नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ना 2 लेटर 1 वर्ड ओके इज द बेस्ट। राइट, 2 अक्षरों का एक शब्द ओके आप बोल दो, आपकी जिंदगी सुख में है। जिसने जो बोला उसके बेस पे आपने प्रेडिक्शन कर दी। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि वो टाइम गलत है तो हम उनको बोल देते हैं कि अगर आपका टाइम ये होता तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो टाइम पीरियड है 2 साल 4 साल 5 साल बाद, एक ऐसा योग बनता है जिसमें आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या आपके फादर की या मदर की किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, ऐसा बोला जाता है। या आपकी जॉब लग सकती है, आपकी जॉब मिल सकती है, या जॉब जा सकती है, कुछ भी, पैसा। देखो वो तो ऐसी पॉजिटिव बातें बोल दे रहे 3-4। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपने उस टाइम पे किया तो हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए। हमारे बोलने से फिर आप कल को बोलते तो लोग यही है ना कि आपने तो बोला था जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो हुआ नहीं। होगा कैसे? आपने टाइम ही गलत बताया। सही बात। संजीव जी एक बात बताइए, जैसे आप इस फील्ड के अंदर है इसी में, तो ऑब्वियसली आप और लोगों को भी देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको और लोगों की बहुत ज़्यादा तंग करती है कि ये नहीं होना चाहिए यार, ये इस चीज़ से डर्टी हो रही है सारी की सारी? मैं समझा नहीं, मतलब जैसे और कुछ लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर है, आपको उनकी किस हरकत पर ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ये चीज़ बहुत गलत करते हैं? देखो जी, मैं तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स को प्रणाम करता हूँ मेरी तरफ से, मतलब कोई वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं चाहूँगा किसी भी हालत में, क्योंकि आप गाइड हैं, आप लोगों को भ्रमित ना करें, भ्रम में ना डालें, डर की ज्योतिष ना करें। चाहे वो ब्राह्मण हैं, कर्म के ब्राह्मण, चाहे जन्म के ब्राह्मण, कुछ भी है, अगर आप भ्रम डाल के या डरा के उनसे पैसा ले रहे हैं तो मेरा मानना वो पैसा आपको फलेगा नहीं। कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी पुश्त पे आगे बच्चों के बच्चों पे वो चीज़ें आ जाएंगी। आजकल मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ चली हुई है, लोग देखते हैं जी आज हमारी राशि में क्या लिखा है। हर चैनल पे आप टीवी में देखेंगे, न्यूज़पेपर में भरे पड़े कि एक्वेरियस, कुंभ। पहले तो लोगों को यही नहीं पता उनकी राशि कौन सी है। हमारे वैदिक में राशि वहाँ है जहाँ चंद्रमा विराजमान है, जो चंद्र राशि होती है, और जो हमारी सन साइन होते हैं जहाँ पर सूर्य होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, किसी को नहीं पता ये सन साइन के बेस पे हो रही है, मून साइन के बेस पे हो रही है। आपका जन्म इस समय से इस समय के बीच में है तो आपकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज एक जनरल सी प्रेडिक्शन लेते हैं, आज आपको नौकरी मिलने के योग हैं। आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपकी वो मदद कर सकता है। एक बच्चा जो 4 दिन पहले पैदा हुआ उसको क्या नौकरी मिलेगी? एक 80 साल का आदमी जो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? एक इस बात से ना मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कई लोगों का सेम डेट ऑफ बर्थ होता है और प्लेस भी सेम हुआ, टाइम भी सेम हुआ, बट किस्मत अलग अलग कैसे हो जाती है? देखिए, जुड़वा बच्चों की केस में कुंडली को बनाने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि उनके अपने अपने कर्म इसमें बहुत मैटर करते हैं। चाहे वो एक ही टाइम पे पैदा हुए, आईवीएफ के अगर हम केस की बात करेंगे तब तो टाइम भी सेम होगा ना, क्योंकि इकट्ठे ही दोनों बच्चों का जन्म हो रहा है। अगर आईवीएफ नहीं है, जुड़वा है, तो 2-3 मिनट 5 मिनट बाद का भी फर्क हो सकता है।
फिर भी अगर सेम टाइम पे अगर 2 बच्चे हुए सेम मिनट पे, फिर भी उनके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उसके बेस पे ही उनकी ज़िंदगी आगे चलती है। जैसे मान लो कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई भी ऐसे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सेम टाइम पे 2 डिलीवरीज हो रही है, राइट, वो भाई नहीं है लेकिन वो हो तो रही है, हाँ, मतलब, और बिल्कुल, और वो हॉस्पिटल भी सेम है, बिल्कुल, टाइम भी सेम हुआ, बिल्कुल। तो उस केस में भी किस्मत अलग अलग हो जाती है। आपको मैंने अभी एक चीज़ बोली कि देश, काल और पात्र, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक बच्चे का जन्म हुआ झुग्गी झोंपड़ी में, एक बच्चे का जन्म हुआ एक करोड़पति के यहाँ, एक ही टाइम पे। जो झुग्गी झोंपड़ी वाला है उसने एक साइकिल खरीद ली तो वो अमीर हो गया। एक करोड़पति बंदे ने अगर मर्सिडीज नहीं खरीदी तो वो अमीर नहीं है, वो कहता है जी मैं तो होंडा सिटी लेके घूम रहा हूँ, गरीब बंदा हूँ। तो ये देश, काल और पात्र इस पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर उसके भाग्य में अमीर होना लिखा है, पैसा आना लिखा है, तो वो आएगा। उसके अलावा उसके अगेन पिछले जन्म के जो कर्म उसके साथ जुड़े हैं वो तो रहेंगे ना। तो वो कुंडली में आपको दिखते हैं, मतलब उस चीज के? देखिए बहुत हद तक तो चीज़ें दिख जाती हैं और बहुत हद तक हमें कुछ ये भी पता लग सकता है कि पिछले जन्म में ये व्यक्ति क्या रहा होगा। पिछले जन्म का मतलब पिछले मानव जन्म में। अच्छा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज उसका जन्म है तो अगला जन्म भी उसका या पिछला जन्म भी इंसान का ही रहा होगा। नहीं भी रहा हो सकता और हुआ भी रह सकता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत टीवी पे भी पीछे बहुत आया कि किसी का पुनर्जन्म हुआ, वो 8 साल 10 साल का बच्चा हुआ तो उसको पिछले जन्म की याद आ गई और वो घर चला गया और पता चला कि उसका तो 40 साल पहले उस बंदे की मौत हो चुकी है, उसके बाद अब उसका जन्म हुआ। तो आपके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। माना ये जाता है कुछ लोगों के कहने पे या कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी हैं कि हमारी जो एक सोल है, एक आत्मा है, उसकी एज कई बिलियन ईयर्स होती है। हम जिसको हम कहते हैं हमारे 84 लाख योनि हैं, हर एक का 84 लाख योनियों में ही भटकना ज़रूरी नहीं है। कईयों का नहीं भी होता, कुछ लोगों को जल्दी मुक्ति मिल जाती है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। बट मेरा मानना यह है मोक्ष मिलेगा शायद तभी जब वो इंसान के रूप में आएगा, जब वो भक्ति करेगा, जब वो इंसान ईश्वर के साथ जुड़ेगा, तभी आपका भक्ति का मार्ग संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना। तो जी सर एक बात बताइए, जैसे मान लो किसी की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, लाइक वो एक्टर बनना चाहता है बट वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, वो एक्टर नहीं बन पा रहा, तो उसकी कोई रेमेडीज़ होती है कि उसका कैसे हो सकता है कि वो एक्टर बन जाए? देखो कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो उसकी कुंडली में देख के पता लगाया जाएगा कि क्या उसके भाग्य में एक्टर का प्रोफेशन है या नहीं है। आज की डेट में आप देखो बहुत लोग एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लोकल लेवल पे बहुत अच्छा खेल लेते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। एक्टर के केस में भी लोग, आपने देखा ना साइड एक्टर कितने होते हैं। आप अगर फिल्म में देखो एक एक्टर होता है और मेरे ख्याल 10,000 साइड एक्टर मिल जाएंगे आपको। सो आपके भाग्य में क्या एक्टिंग का बिजनेस है, इसके लिए जो भी प्लैनेट है, जैसे हम इस केस में शुक्र को मानते हैं कि शुक्र किस लेवल पर है, उस कितने डिग्री पर है, शुक्र की पोजीशन क्या है, शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उन सब को देखने के बाद ये डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या जो जातक है वो एक्टर बन सकता है या नहीं। अगर वो बन सकता है लेकिन वो उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो नहीं कर रहा। रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं, जैसे हम कहते हैं एक्टिंग का कोर्स कर ले, अब क्या एक्टिंग का कोर्स भी कर लिया फिर भी नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो ग्रह है वो मजबूत नहीं है, वो प्लैनेट जो है वो वीक है। एक बार प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा, बंदा एक्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद तो चीज़ें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्लैनेट को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? प्लैनेट को स्ट्रांग करने के बहुत सारे उपाय, मैं जिनको टॉप मोस्ट पे रखता हूँ वो है मंत्र उच्चारण। ठीक है। आप शुक्र का एक मंत्र है
ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण, ठीक है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि किस मंत्र का कितने बार उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। आजकल तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये जो आपने मंत्र बताया इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है कि आपका जो शुक्र है वो मजबूत होना शुरू हो, और इसके अलावा भी शुक्र की बहुत सारी रेमेडीज हैं, जैसे जिसको शुक्र मजबूत करना। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि शुक्र नीच का ना हो, शुक्र किसी गलत घर में ना बैठा हो। हमारे 6, 8, 12 3 घर हैं जो हम जिनको नेगेटिव प्लेसेस बोलते हैं, नेगेटिव प्लेसेस में ना बैठा हुआ हो, या नेगेटिव प्लेसेस का लॉर्ड ना हो, तो तभी हम उसको इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है, अब मैम ये मान के चलते हैं शुक्र इज़ वेल प्लेस्ड, लेकिन उसकी डिग्री कम है। जैसे एक बच्चा है, आप उसके हाथ में बंदूक भी पकड़ा दोगे तो क्या कर लेगा? गेम ही खेल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको मजबूत करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है उसका उस ग्रह का मंत्र उच्चारण। लेकिन आज की डेट में टाइम किसके पास नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम रत्नों को डालने की ऑप्शन देते हैं। ठीक है। अब हम रत्नों की बात करें, जैसे शुक्र का रत्न, बहुत सारे रत्न हैं। अमेरिकन डायमंड से शुरू हो जाता है, उसके बाद फायर ओपल है, उसके बाद डायमंड है जो प्रॉपर डायमंड होता है। लेकिन मेरे पिछले 20 साल के अनुभव के हिसाब से मैंने देखा है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो काम करता है ओपल। मैंने ओपल के बहुत रिजल्ट देखे, बहुत जगह पे देखे। ओपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फायर ओपल ही बोलते हैं। ठीक है। वो वैसे ही फायर ओपल बोलते हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा लगता है जैसे आग जल रही है, चमक रहा होता है। ठीक है। ठीक है, उस तरह से होता है। अब फायर भी अलग अलग तरह की होती है, खैर अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन रत्नों का जो ये विज्ञान है अलग से, ये भी एक अलग चीज़ है। अब रत्न कहाँ हो, किस तरह का हो? लोग कहते हैं छोटा सा रत्न इतना महंगा कैसे, क्या कारण, क्या रिजल्ट मिलता है रत्नों का? जहाँ तक मैंने देखा, एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे अभी तक समझ में आता है, अमिताभ बच्चन की ABCL कंपनी फेल हुई थी। तो कहते हैं कि शायद अमिताभ बच्चन जी जो हैं बहुत, मतलब उनकी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी, कर्जे में आ गए थे। तब उनके किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको सजेस्ट किया एक नीलम, जो कि उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अब कौन सा रत्न आपको सजेस्ट किया गया, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में उससे रिलेटेड जो ग्रह है वो कहाँ पर है। नहीं, उसके बाद फायदा क्या हुआ उनका? मैं बताता हूँ। उनको डाला गया नीलम डालने के बहुत ही कम समय में उनको एक नई चीज़ मिली, कौन बनेगा करोड़पति का सीरियल। उसके बाद सारी दुनिया को पता है अमिताभ बच्चन दोबारा से इंडस्ट्री में वापस आए। जबकि एक बड़े पर्दे वाला इंसान छोटे पर्दे पे आए तो चलने के उतने चांसेस नहीं होते। छोटे वाले पर्दे वाला बड़े पर्दे पे आए तो लगता है कि कुछ हुआ, बट उनका जो स्टाइल, उनका जो वर्किंग का जो जिस तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, जो उनकी प्रेजेंटेशन रही, वो एक अलग किस्म की थी। लॉक कर दिया जाए, है ना, ऑल दोज थिंग्स। इवन उसके बाद उससे मिलता जुलता और भी एक प्रोग्राम आया जिसमें सलमान खान, जो सलमान खान ने किया, लेकिन सलमान खान का वो प्रोग्राम नहीं चला। लेकिन सलमान खान का बिग बॉस चल रहा है। सलमान खान के हाथ में आपने एक ईरानी फिरोजा देखा होगा, हमेशा से डला हुआ। वो चाहे किसी भी धर्म के हों, क्योंकि रत्न धर्म नहीं देखते, रत्नों ने तो अपना काम करना। उस फिरोजे का क्या मकसद होता है? फिरोजा जो है वो रत्न है शुक्र का, शुक्र को और मजबूत करने के लिए। लेकिन किस तरह का शुक्र मजबूत हो? अगर आपका प्रोफेशन हाउस का अगर मालिक है तो प्रोफेशन हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पर उनकी शादी नहीं हुई है, मतलब ऑफिशियल मैरिज नहीं हुई है, कहने का मतलब ये है। तो हुआ ये कि शुक्र मजबूत होने से किसी भी इंसान के लिए, किसी मेल के लिए सबसे पहले शुक्र उसकी पत्नी है।
अगर हम किसी को शुक्र मजबूत करने की रेमेडी देते हैं तो पहली चीज़ हम ये कहते हैं कि अपनी पथरी का ध्यान रखो भैया। और कोई फिल्म स्टार जो इन चीज़ों में आपको पता हो? अगर आप देखें शिल्पा शेट्टी जी, हाँ जी। उन्होंने एक बहुत अच्छा पन्ना एमरल्ड डाला हुआ है। इस तरह से आप बहुत सारे हैं, मैंने मतलब बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देखा है, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिला है, लेकिन उन्होंने जो भी रत्न डाला वो एक अच्छी क्वालिटी का डाला है। बादशाह के भी सिंगर में है कोई? वो इस फिंगर में जनरली अगर पीले रंग का रत्न है तो वो जुपिटर का होता है, यानी कि पुखराज। अगर वाइट कलर का है तो वो आपका ओपल ही होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रत्न हैं। अच्छा, एक रत्न होते हैं, एक उपरत्न होते हैं कि किसी का अगर बजट नहीं बनता रत्नों का तो वो उपरत्न डालें। नीलम नहीं डाल सकता तो नीली डालें, तो रिजल्ट भी उसका वैसे ही आता है। और कॉस्ट में कितना डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का। नीली आपको लगभग 100 रुपये से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगा, 5000 तक भी मिल सकता है। बहुत अच्छा नीली, पहले एक बहुत फेमस आता था काका नीली करके, एक नीली बहुत फेमस रहा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, मतलब एज गुड एज नीलम। ठीक है, नीलम मतलब स्टार्टिंग नीलम। अब ये रत्न कहाँ से हैं, किस खान से निकाले गए हैं, उसका भी बहुत महत्व है। जो रत्न निकाले जाते हैं आज की डेट में, श्रीलंका में एक जगह है सिलोन, तो सिलोनी रत्नों का बहुत महत्व है। अगर हम फायर ओपल की बात करते हैं तो वो या तो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं या इथियोपिया से आते हैं। और आजकल इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो आपका जो रत्न है आपके, वो लैब मेड भी बनने लग गए हैं। आपके पास थाईलैंड के बहुत सारे आते हैं, थाईलैंड में लैब मेड है। सर लैब मेड में और नेचुरल में कितना? लैब मेड में तो वो रत्न ही नहीं है ना, वो एक शीशा, एक कांच है जिसका कलर कर दिया गया है। 2 4 5 साल 10 साल बाद कलर उतर जाएगा, ना वो काम करेगा ना कुछ करेगा। इफेक्टिव नहीं है वो, इफेक्टिव हो ही नहीं सकता ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप हींग घर में यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग हींग यूज़ करते हैं। एक लिक्विड हींग आती है मार्केट में, तोले के हिसाब से मिलती है वो। ठीक है, आप वो लिक्विड हींग लेके आएँ, उसको थोड़ा सा यूज़ करें। जितनी आप एक डब्बी यूज़ करते हैं ना, उससे ज़्यादा रिजल्ट वो 1 तोला कर जाती है काम। तो वो एक रिजल्ट किस बेस पे आता है कि क्या क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से रेट होते हैं किसी भी रत्न के। सर ये जो रत्न है ये वर्क कैसे करते हैं? देखिए, होता क्या है कि जो रत्नों का विज्ञान है वो मेरे हिसाब से कैसे काम करता है, जो हमने शास्त्रों में देखा है कि रत्न में जब इसको सनलाइट मिलती है तो, और ये हमारी बॉडी के साथ टच कर रहा होता है। अगर टच नहीं भी कर रहा है, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो बहुत वहमी है कि टच करना ही चाहिए, बट अल्टीमेटली अगर सनलाइट हमारे रत्नों पे पड़ेगी तो उसका रिजल्ट नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो होता ये है कि आप के जो भी रत्न आपने डाले उसको पहले हम जैसे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं हम किसी भी मूर्ति को मंदिर में रखने से पहले, वैसे मेरा मानना ये है कि रत्नों को भी कर ले तो वो इफेक्ट ज़्यादा बेटर देते हैं। आप एक बात बताइए, अगर सिर्फ रत्नों से ही करोड़पति बनते तो सारे ज्वेलर अरबपति होते। और स्टोन बेचने वाले तो स्टोन ही बेचते हैं, उनका तो काम ही है, स्टोन बेच के ना हो जाते हैं। पर कौन सा किसको सूट करेगा वो भी इम्पोर्टेंट है, और किस लेवल पे सूट करेगा वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के भाग्य में कोई कईयों की मैंने कुंडलियां देखी हैं जिनके भाग्य में रत्न लिखे ही नहीं होते, शायद उनका पूर्व जन्म इतना अच्छा ना रहा हो जिसके उनको रिजल्ट इस जन्म में मिलने हैं। उसका सक्सेसफुल होने का जो रेट है वो बहुत नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म के कर्म तो आपको इन एनी केस करने ही पड़ेंगे ना, उनके फल तो प्राप्त होंगे। इस जन्म में अगर आपने अपने कर्मों को सुधार लिया तो चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती हैं, तो पहले से बेटर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई मतलब एक रंक राजा बन जाएगा, लेकिन अगर उसके भाग्य में लिखना है तो बन जाएगा। आपको याद होगा एक बहुत टाइम पहले एक बच्चा किसी गड्ढे में गिर गया था। हाँ जी, प्रिंस शायद नाम था। हाँ जी। उस बच्चे को निकालने में बड़ी मेहनत लगी, झुग्गी झोंपड़ी का बच्चा था, उसको निकालने में मेहनत लगी, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया उसके ऊपर आ गया। क्या था वो बच्चा? उस बच्चे की तो कोई हैसियत नहीं थी ना बेचारे की, वो तो एक गरीब घर का बच्चा था, लेकिन उसके भाग्य में था प्रसिद्ध होना, और बहुत लोगों ने बहुत पैसा दिया उसको। उसके बाद आज तक क्या बच्चे गिरे नहीं क्या?
हर एक के भाग्य में वो चीज़ नहीं होती। कई बार मतलब जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जो हार्ड टाइम है ना, वो भी आपको कुछ देने के लिए आता है कई बार, मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से। देखिए, ये तो हमेशा आप याद रखो कि हर सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, और रात के बाद फिर सुबह आएगी ही आएगी। आप कितने परेशान होते हैं और उस परेशानी को कैसे संभालते हैं, मेरा मानना ये सब जितना भी कुछ है सब मन को मनाने का खेल है और कुछ भी नहीं। अगर आप मन को मना लें, कभी आपकी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में कभी तलाक नहीं होगा। मन को ही तो मनाना। ईगो जो है वो बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है आज की डेट। हम कहते हैं बहुत छोटा सा डिफरेंस है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में, कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो का नाम ना दें और ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दें। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, आपको पूरा हक है कि आप अपनी इज्जत करें और करवाएं। अगर आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं करवा रहे हैं तो कोई और क्या करेगा? मतलब मेरा मानना ये है कि जैसे बीवी को भी पूरा हक है आपको बोलने का, और आपका भी पूरा हक है ऐसे सुनने का। बिल्कुल। तो गाड़ी सही चल पड़ेगी। देखो जी, मैं तो कहता हूँ भगवान ने हमें 2 कान 1 मुंह दिए, जिसका मतलब है बोलो कम सुनो ज्यादा। जी। हम उल्टा करते हैं। हम ये कहते हैं हमें इसने बोल कैसे दिया। जिस पे हमारा हक है, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारी धर्म पत्नी हो, इवन चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कई बार हम उनको कहते हैं आपने क्या देखा है। हम रोज इस चीज में, मतलब किसी भी कोई भी एक XYZ टॉपिक हो सकता है जिस पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि 2 letters 1 word ओके इज द बेस्ट वर्ड। आप ओके कह के करना तो अल्टीमेटली वही है ना जो आपके मन में है, तो बहस क्यों कर रहे हो? बहस करके क्या मिलेगा? अल्टीमेटली गंदगी फैलेगी। गंदगी क्या, रिश्ते खराब होंगे आपके। एक और वो बताओ संजीव सर, मेरे को जैसे आप फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनली काम करते ही हो, आपकी एक पर्टिकुलर फीस होगी, किसी की फीस बहुत ज़्यादा होती है, किसी की फीस बिल्कुल ही कम होती है। बिल्कुल। ये फीस के बारे में मुझे थोड़ी सी इस पे दृष्टि डालो कि फीस ही क्यों, मतलब क्या ये पैसे के लिए काम हो रहा है? फीस कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? मैं बताता हूँ। आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की फीस छोड़ो, आप डॉक्टर्स की फीस भी देख लो। डॉक्टर 100 रुपये वाला भी है, डॉक्टर 1000 वाला भी है, डॉक्टर 10,000 वाला भी है। जिसकी जितनी ज़्यादा फीस है, आप ये मान के चलो उसका अनुभव उतना ज़्यादा है। ठीक है। एक डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ के बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये मेडिसिन ले लो, और आप 3 दिन में आप उसने मेडिसिन दिया, आप ठीक हो गए। दूसरा डॉक्टर पहले आपको चेक करा, आप 3 दिन में ठीक नहीं हुए, आप दोबारा जा रहे हो, उसने दवाई बदल दी, फिर दवाई बदल दी, आपने अल्टीमेटली पैसे उतने ही खर्च दिए कर आके, लेकिन आप ठीक नहीं हुए, तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाओगे। लेकिन कई बार किसी डॉक्टर की दवाई 100 रुपये वाले की भी बहुत लग जाती है। मेरा मानना यह है कि फीस जो भी ले रहे हैं वो आप उतनी ले कि जो सामने वाला फीस देने वाला उसको थोड़ी पिंच करे। आप किसी डॉक्टर के पास गए, 100 रुपये देके प्रिस्क्रिप्शन लिखा के ले आए, तो ना क्या 100 रुपये में क्या करेगा डॉक्टर? 100 रुपये की में क्या ये बताएगा, छोड़ना नहीं लेनी दवाई, इसकी दवाई काम नहीं करेगी। सोच, हमारा थॉट प्रोसेस। और वही एक गरीब बंदा के लिए 100 रुपये जिसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 100 रुपये की दवाई खाता है, बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, 100 रुपये वाले डॉक्टर की जो दवाई खाता है। और कई ऐसे होते हैं जो 5-5 हज़ार रुपये भी खर्च देते हैं तो भी वो चीज़ नहीं बनती, उनको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसका कारण एक ही है, आपका ट्रस्ट कितना है और आपको वो दवाई कैसे असर कर रही है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगों का हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। वो ये हुआ है कि एक जगह पे किसी को सज़ा मिली, सजाए मौत। तो वो उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं सिर्फ सोच से, उसके लिए उनकी आंखें बंद की, उनको बोला कि इनको सांप से कटवा के मार दिया जाए। तो उनकी जब आंखें बंद कर दी, उसके बाद उनको सिंपल जो सिलाई वाली सुई है, 2 सुइयां इकट्ठी चुभाई गई और छोड़ दिया गया। लगभग 2 घंटे में सुनने में आया कि उनकी मौत हो गई। और बाद में जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता ये भी लगा कि उनके शरीर में जहर पाया गया। वो शरीर ने अपने आप ही जहर बना लिया।
मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई इट इज़ नॉट अ स्टोरी कि मैंने बनाई, आप नेट पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई बंदा गोलियां नहीं दे सकता, और देनी वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितनी गोलियां देते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, हमारे प्लैनेट्स खराब होते हैं। हमारा सेकंड हाउस जो दूसरा घर है वो वाणी का है, वो कुटुंब का है, तो आप अपना दूसरा घर खराब कर रहे हैं, क्या जरूरत है झूठ बोलने की, गोलियां देने की। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो जहर वाली बात मैंने, तो वो जहर उनके शरीर में पाया गया, वो क्यों कैसे आया? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस था, उनको ये लगा अब तो सामने मार काट लिया, अब तो हम मरे, अब तो हमें कोई बचा ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती, और वो मर गए। मतलब पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही चलेगा सब कुछ। जी बिल्कुल, आप जितना आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा उतना ही आप चीजें ठीक तरह से कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि एक बार एक मंदिर में ना एक आदमी गाय देखे गया, दान करके गया गाय की, मेरा काम हो जाएगा, मैं दान करके जा रहा हूँ कि मेरा काम हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। तो जो नए ब्राह्मण आते हैं छोटे, उन्होंने कहा जो बड़े पंडित जी को कि पंडित जी एक बंदा आया गाय देखे जा रहा है, कहते बहुत बढ़िया बात है। अब मैं पॉजिटिविटी का लेवल बता रहा हूँ, तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगर वो गाय देखी गया तो सुबह सुबह अब आपको ताज़ा दूध मिलेगा, उसी की दही, उसी का घी, मक्खन सब मिलेगा, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 6 महीने के बाद वो बंदा वापस आता है, अपनी गाय वापस ले जाता है, कहता मेरा काम तो हुआ नहीं, मैं क्या करूँ गाय का, ऐसे दान का क्या फायदा। सबकी अपनी अपनी सोच। अब वो भाई साहब छोटे पंडित जी फिर जाते हैं बड़े पंडित जी के पास कि भाई वो तो गाय वापस लेके जा रहा है। तो पंडित जी कहते अच्छी बात है, गाय के गोबरों से जान छूट गई, सुबह सुबह 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, रोज की जो उनकी आवाज होती है कैं कैं कुछ नहीं सुननी पड़ेगी। अरे गाय का दूध साथ में कहीं और गौशाला से जाके ले आएंगे, हमें क्या जरूरत है। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आपने अपने मन को समझा लिया और हर हाल में अपने आप को ढाल लिया, दैट्स इट। तो सिर्फ मन को समझाने की बात है। अगर उस बंदे के शरीर में जहर आया तो उसके थॉट प्रोसेस से आया। अगर वो उसको पता लगता सुई मारी है तो बैठा रहता, उसको तो पता ही है कि सुई मारी, कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। सही बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके थॉट प्रोसेस पे चलती हैं। हमारा जो हमारे यूजुअली हम बोलते हैं, जो हमारा एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, एक होता है सुपरा कॉन्शियस माइंड। 4 तरह के माइंड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं ये बोलूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। और आपका सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो इम्पॉसिबल को कहता है आई एम पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल है। उसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने क्या बोलना है और कब बोलना है। जिनको आजकल आप बहुत देख रहे हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लोग कहते हैं जी आप ऐसा सोचो वैसा हो जाएगा। हर बंदा चाहता है मैं करोड़पति हो जाऊं, पर हर बंदा करोड़पति तो नहीं हो पाता ना। कहते हैं कि यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। कब क्वेश्चन तो ये, यूनिवर्स कब आपकी बात सुनता है? पर्टिकुलर इसकी टर्म है सर, क्या चीज है वो? किस चीज? एफर्मेशंस बोलते हैं ना हम इसको। नहीं, एक और चीज बोलते हैं कि आप यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स आपको देगा। क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं। हाँ। नहीं, ऑरा तो एक अलग चीज है। ऑरा तो हर एक चीज का होता है, आपका भी ऑरा है, आपका थॉट प्रोसेस एक अलग चीज है। तो आप अब क्वेश्चन ये, आपको एक दवाई दी गई, अगर हम आपको दवाई देते हैं, अपने दवाई को लेने का टाइम बताया जाता है कि आप इस टाइम दवाई लें, ठीक है, खाना खाने के बाद लें या बिना खाए भी आप ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जिनको खाना खाने के बाद सजेस्ट किया जाता है लेने के लिए, अगर आप खाना खाए बिना नहीं लेते तो क्या होता है, उसका उल्टा असर होता है, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी ना। तो मेरा मानना ये है, जब आप रात के टाइम सोने लगते हैं, लास्ट चीज़ आखिरी के 10 मिनट जब आपकी आंखें थोड़ी बंद हो रही हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप सोचते कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचते सो जाए। हम क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठे हुए रात को सोने से पहले और रीलें देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। सुबह उठते ही, जब आप उठते हैं, पहले जो 5 से 7 मिनट होते हैं, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस टाइम आप अच्छा सोचें, जो आप सोच के सो रहे हैं वही सोच के उठ रहे हैं। अब आपने हर चीज़ को धारण कर लिया, अपने विचार को ही धारण कर लिया, और इसको ये सोच के कर रहे हैं कि ऐसा हो गया। किसी चीज़ को हम फ्यूचर टेंस में नहीं ले रहे कि ऐसा हो जाएगा, हम कह रहे हैं ऐसा हो गया। आज मेरे पास 10 लाख रुपए आ गया,
अगर आपने रात को सोते टाइम ऐसा सोच लिया, सुबह उठते ही सोच लिया, लेकिन बैक ऑफ माइंड ये नहीं सोचना यार रोज तो कह रहा हूँ 10 लाख आए तो 10 रुपए भी नहीं है। सही बात। तो नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचो, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है। बट हमारा जो मन है ना वही नहीं मानता इन चीज़ों को। अब आप सोचें, आप सोच सकते हो कि मेरे पास 50 करोड़ आ गया, आज मैं बोल भी दूं आपको, आप सोचोगे 50 करोड़ और मेरे पास क्या बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं। वहीं से खत्म कर दिया ना, तो आपने अपने ही विचार को खुद काट दिया, वहीं पर ही खत्म कर दिया उस चीज को। अगर आप किसी चीज को चाहते हो कि ऐसा हो, अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो दिल से मानो ना ऐसा हो गया। होप जिंदा रखनी पड़ेगी। उम्मीद जिंदा रखनी पड़ेगी और उस उम्मीद के अगेंस्ट नहीं बोलना आपने। जी सर, एक बार मुझे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं आप, और जैसे मान लो लाइक कोई बंदा है कर्जा बहुत ज़्यादा उस पर चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए वो ऐसी क्या रेमेडीज़ है जिससे उसका कर्जा मुक्त हो जाए? छोटा सा कोई काम हो, ज़्यादा लेंथी ना हो। मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं आप ये कर लो, आप गारंटी देते हैं 1000% कि आपका कर्जा मुक्त हो जाओगे। हाँ जी। बट मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से बिना सोचे समझे अगर हम उपाय कर लें और हम कर्जा मुक्त होने लग जाएं तो सारे ही कर्जे मुक्त हो जाएंगे। बेचारे बैंक तो बंद हो जाएंगे, कर्जे लेने कहाँ से लेने जाते हैं, मैक्सिमम बैंक से ही लेते हो। तो मेरा मानना ये है कि आपका जो 6th हाउस है, छठा घर, उसकी पोजीशन देख के ही बताया जा सकता है कि आप कर्जा मुक्त होंगे या नहीं, या कब तक होंगे। और कई बार हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप कर्जा ले लो, अगर आपको अपनी जिंदगी बेटर करनी है तो आप कर्जा ले लो, चाहे आप करोड़पति हो, पर ऐसा कर्जा ले लो किसी से आप 10,000 रुपये मांग लो और उसको बोल दो मैंने ले लिए, अच्छा ओके दे दूंगा, देने नहीं है। ऐसे भी बोलते हैं, ये उपाय है एक। फिर भी कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा कोई मंत्र या जैसे उनकी शांति मिले उनको, या कुछ उनकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आए? देखो आप अगर नेट पे देखेंगे, ऋण मुक्तेश्वर के नाम से एक मंदिर है, आप उस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। आप अगर देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ, अगर आपको ऋण मुक्त होना चाहते हैं, सबसे पहले आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो कि मेरा कर्जा खत्म हो गया, और ये सोच के डालो कि मेरे पास पैसा आ गया और मैंने अपना कर्जा खत्म कर दिया। कब बोलना है? ये आपकी मेडिसिन है जो आपने दिन में 2 बार लेनी है। कब? रात को सोते टाइम और सुबह उठते ही। और बेस्ट इस कि अगर हम और बेटर करना चाहते हैं इस रेमेडी को, तो हम एक वाइट कलर का पेपर ले लेते हैं, उस पर रेड या ग्रीन कलर के पेन से लिख देंगे मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ, मेरा कर्जा उतर गया है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप वो लिख लें कि मेरा कर्जा उतर गया है, मेरे पास पैसा आ गया और मेरा कर्जा उतर गया। बस ये करते रहें करते रहें। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कॉस्मिक एनर्जी सुन रही है जी। कैसे सुन रही है? इसी चीज को सुनती है। और कभी भी जो मेरा मानना है, कॉस्मिक एनर्जी कभी को ना नो नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। आपको लगता है ना कहीं वहां जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तो उसको समझ ही नहीं आता। उसको लगता है ऐसे ही चाहते हो आप कर्जा उतारना चाहते हो, लेकिन आप ये कहते हो कहीं ऐसा ना हो कि कर्जा ही ना उतरे। क्यों सोच रहे हो नेगेटिव? आप चाहते हो ना अपना कर्जा उतारना, तो कर्जा उतारने के बारे में सोचो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? बस आपका कर्जा उतर जाएगा। क्योंकि मैं आपको बोलूं कि ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, हर एक मंत्र देने का अधिकार हर एक को नहीं होता। किसी को भी अगर मंत्र देना है तो उस इंसान को उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ही वो मंत्र किसी को दे सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया, मेरा मानना है। काफी लोग बोलते हैं इस चीज को कि सिद्ध करना पड़ता है, ये क्या प्रोसेस होता है सर सिद्ध करने का प्रोसेस? हर एक मंत्र को सिद्ध करने का एक तरीका होता है कि वो मंत्र किस दिन या कितने दिनों तक और कितनी बार पढ़ा जाएगा। ये कौन करता है सर? ये जो देने वाला होता है, जो लेने वाला होता है? नहीं, ये देखो, जो देने वाला है आपको मंत्र देगा, वो आपको बताएगा इतने दिन आपने इस मंत्र को इस टाइम करना है। जैसे कुछ मंत्र हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र हैं जो सिद्ध करने के लिए आपको रात को ही बैठना पड़ेगा। वो लगभग माला लेनी पड़ती है, उसके लिए अलग अलग तरह की माला। कुछ लोग क्रिस्टल की माला से मंत्र होते हैं, कुछ रुद्राक्ष की माला से मंत्र होते हैं। ठीक है, उन मंत्रों को करने का एक अलग जरिया, एक अलग तरीका है। अगर आप उनको उस तरीके से करते हो जो आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको मंत्र दिया है, शायद उनको उनके गुरु ने दिया होगा,
ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं भगवान शिव सबके गुरु हैं, या तो भगवान शिव के पास आप जुड़े हुए हैं और आपने शास्त्र पढ़े हैं और आपके पास आपको लगता है कि हाँ आपने खुद उस मंत्र को सिद्ध करके उस मंत्र का लाभ उठाया है, बेनिफिट उठाया है, तो आप लोगों को दे दो। पर जब तक आपने नहीं किया, सिर्फ इसलिए दे रहे हो, देखते हैं इसका क्या होता है, या मुझे तो 2 पैसे बन रहे हैं, इसका तो जो ये तो कर ही लेगा, तो वो मंत्र ऐसे काम नहीं करते। मतलब ये मेरा मानना है, ऐसे मंत्र काम नहीं करते जब तक आपको वो मंत्र किसी गुरु द्वारा न दिया गया हो। लेकिन कुछ मंत्र है, जैसे महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आप पढ़ते हैं। अगर आप भक्ति में आना चाहते हैं तो ऐसे महामंत्रों का जाप करते रहें। धीरे धीरे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ये आपको यूनिवर्स ही समझा देगा कि आपको क्या करना है। आपको गाइड करने वाला यूनिवर्स होगा। आपको या तो कोई गुरु मिल जाएगा या कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो गुरु की तरह आपको आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे ले जाएगा। जाने से पहले एक चीज़ आप हमारे यूजर्स को, एक चीज़ अपनी तरफ से आप क्या दे सकते हैं वो दे के जाइए। चाहे आप उनको कुंडली के बारे में बताइए, उनकी लाइफ के बारे में बताइए, जिससे उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए। देखो जी, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, चाहे हम हिंदू शास्त्रों की बात करें या हम सिखिज़्म की बात करें या किसी की भी बात करें, एक बहुत बड़ा महत्व दान का किया गया है। आप जितना कमाते हैं उसका कुछ अंश, जैसे हमारे शास्त्रों में दशांश कहा गया है, सिखिज़्म में उसको दशबंध कहा गया है, जिसका बेसिकली मतलब है 10%। तो आप अगर चाहते हैं सब दुखों से मुक्ति पाना, तो जितनी आपकी कमाई है उसका 10% आप दान करें। अब दान कहाँ करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप दान करें वहाँ जहाँ पर लंगर बढ़ता है, जहाँ पर मतलब चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी जगह। मतलब मेरा मानना ही है, क्योंकि जो आपने पैसा दिया वो कुछ लोगों के काम आया, उनकी भूख मिटाने के काम आया। आप दान, अगर आप सोचते हैं भिखारी को 10 रुपये दान कर दिए या 100 रुपये दान कर दिए, अगर उस भिखारी ने उस 100 रुपये से जाके दारू पी ली ना, तो आपका दान व्यर्थ है। तो आपका जो पात्र है वो कुपात्र नहीं होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, एक तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर डालें। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमने अपना इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो मैंने आपको एक ओम का जाप करके बताया, तो आप उस तरह से ओम का जाप डेली बेसिस पे करें। वो एक तरह से आपका पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। कितनी बार करें सर दिन में? देखिए, ये सुबह सुबह और रात को सोने से पहले। मतलब कितनी बार? ये 2 टाइम पे कम से कम 3 से 11 बार ठीक है करें तो बेहतर होगा। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कॉस्मोस से कुछ, ईश्वर से कोई गाइडेंस चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रही, तो उसका जाप बढ़ा दें। आप उसको 12 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार कर सकते हैं करें। क्योंकि जब आप शून्य अवस्था में चले जाते हैं तब आपको गाइडेंस मिलती है आपने करना क्या है। राइट। सो ये आप कर लें तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है सर, करते हैं ख़त्म फिर। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट फिर करेंगे, हाँ, न्यूमरोलॉजी के ऊपर करेंगे।